गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चालकता, विशिष्ट चालकता, उसके प्रकार मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है स्टूडेंट, क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। उन्हें हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बनावट और मैकेनिज्म। एक कांच का टैंक होता है, उसमें प्लेटिनम धातु के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। उनमें से एक बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्ट होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट हो उसे एनोड कहते हैं, और एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्ट हो उसे कैथोड कहते हैं। और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। कोई धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो अपचयन होगा, कोई इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कैथोड पर हमेशा अपचयन। इनके बीच NaCl का सॉल्यूशन है, गलित NaCl। गलित NaCl का जलीय विलयन नहीं है, नमक को गलित कर दिया गया, उसको पिघलाकर जो विलयन भरा है NaCl, गलित NaCl है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होती है तो Na पॉजिटिव जो है खुद पॉजिटिव है, तो ये बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा। बैटरी का ऋण टर्मिनल यहाँ है, और Cl नेगेटिव जो है वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा। बैटरी का धन टर्मिनल यहाँ है। ठीक है, Cl नेगेटिव जो है पार्टिकल ये एनोड पर जाएगा, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड रिएक्शन। Cl नेगेटिव गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन तो था वो त्याग दिया, तो Cl, ऐसी Cl नेगेटिव दूसरा गया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, Cl, तो 2 Cl आपस में मिलकर एक क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं एनोड पर। तो यहाँ क्लोरीन गैस मुक्त होगी एनोड पर, और इनके द्वारा त्यागा गया ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी पर आएगा, और बैटरी के विद्युत वाहक बल के मोटिवेशन से वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आएगा। कैथोड पर आएगा, कैथोड पर लेने उसे कौन जाएगा? प्लस जाएगा, सोडियम जाएगा। तो कैथोड रिएक्शन क्या होगी? Na पॉजिटिव से लेने जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आया है उसे लेने जाएगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो एनोड पर तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर सोडियम मेटल की प्राप्ति होगी, रसायन प्राप्त होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होने पर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हमें केमिकल मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में, कंप्लीट होने पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि हमें रसायन मिल रहा है लास्ट में। दूसरा ये कि सेल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ानी है तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद्युत लेपन। जैसे प्लेटिनम की धातु पर यहाँ सोडियम की परत चढ़ जाएगी, इसके चारों तरफ सोडियम धातु इकट्ठी हो जाएगी, उसके कण इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये विद्युत अपघटनी सेल था जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट नियम दिया फैराडे ने,
फैराडे का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अवगणनी सेल में या वोल्टामीटर में, वोल्टामीटर मतलब होता है ऐसा पात्र जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो। विद्युत अपघटन मतलब जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें आयनिक यौगिक का अपने विपरीत आवेशित आयनों में वियोजन हो जाए, अपघटन हो जाए। जैसे NaCl है तो Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाए, इसे कहते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जिस पात्र में ये होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। तो जब किसी इसके फर्स्ट नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अवगणनी सेल में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, जैसे कैथोड पर सोडियम धातु इकट्ठी हुई थी तो कितनी इकट्ठी हुई है, क्या मात्रा है। दोबारा सुने कि जब किसी विद्युत अवगणनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसे फैराडे का फर्स्ट लॉ कहते हैं। एकत्रित पदार्थ को W से शो करें और उसमें प्रवाहित आवेश को Q से शो करें तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ होगा, ये समानुपाती होगा। जितना आप आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही ज्यादा पदार्थ इकट्ठा होगा, उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा, एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो Z के एक नियतांक लगाते हैं। Z यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Q हम जानते हैं, Q आवेश होता है, ये होता है IT के, I यहाँ धारा है और T समय है। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, I बराबर 1 एम्पियर हो और T बराबर 1 सेकंड हो तो W बराबर होगा Z। अर्थात जब 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं किसी विद्युत अवगणनी सेल में तो जितना पदार्थ एकत्रित होता है उसको ही क्या कहते हैं हम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। कब, जब 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है यहां से निकाल सकते हैं हम, Z = W, ये नीचे आ जाएगा Q। W का मात्रक ग्राम और आवेश का मात्रक कूलॉम, तो ग्राम पर कूलॉम, ये इसका मात्रक है। ठीक है स्टूडेंट, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। हम बात करते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ, इसमें क्या है कि बहुत सारे वोल्टामीटर हैं, कोई एक वोल्टामीटर नहीं है, बहुत सारे वोल्टामीटर है। मैंने बता दिया वोल्टामीटर एक ऐसा पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया पूरी हो। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, इसमें भी एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, कनेक्ट हो जाएंगे ये बैटरी के पॉजिटिव। फिर धारा नियंत्रक इस प्रकार से RH है और यहाँ पर मान लो हमने एक कुंजी और लगा दी, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट भरा हुआ है, मान लो इसमें भी कुछ ना कुछ भरा हुआ है, मान लो कैल्शियम सल्फेट भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कुछ भी। तो फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब समान धारा को समान समय के लिए, जब समान धारा को समान समय के लिए भिन्न भिन्न वोल्टामीटरों में प्रवाहित किया जाता है, ये भिन्न भिन्न वोल्टामीटर है उनमें प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। रासायनिक तुल्यांक का मतलब उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। दोबारा सुने, जब भिन्न भिन्न वोल्टामीटरों में समान धारा को समान समय के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ, 2 वोल्टामीटर ले लेते हैं अपन, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ जो है W1 है, ये प्रोपोर्शनल होगा उसके रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार के, समीकरण नंबर 1। दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर W1 बटे में W2 बराबर E1 बटे E2। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कोई नियतांक होगा वो कट जाएगा, यहाँ भी नियतांक होगा,
कट जाएगा, समानुपाती स्थिरांक जो होगा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब W हम जानते हैं, W1 बराबर होता है Z1IT, क्योंकि समान धारा है समान समय के लिए, और W2 बराबर होगा Z2IT। IT बराबर है समान धारा समान समय, तो IT बराबर है दोनों में, तो मान रख देंगे W1 की जगह Z1IT, W2 की जगह Z2IT बराबर E1/E2। IT से IT कैंसिल हो गया, यह आएगा Z1/Z2 बराबर E1/E2। अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की भार के, या इसे तुल्यांक की भार भी कहते हैं, या रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, या Z समानुपाती होता है E के। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, नियतांक आएगा, वो नियतांक आएगा नीचे, यहां पर नियतांक नीचे आएगा, तो Z बराबर E/F। यहाँ F क्या है? फैराडे नियतांक है। F क्या है यहाँ पर? फैराडे नियतांक है। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि Z बराबर E/F आ गया, Z का सूत्र आ गया, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसका सूत्र आ गया E/F। F यहाँ फैराडे नियतांक है, इसका मान है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम इसका मान होता है। हम जानते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ के अनुसार W बराबर होता है ZQ, तो Z का मान रख देंगे हम, Z बराबर आ गया E/F, तो W बराबर आ जाएगा E/F और Q। यदि F बराबर हो Q, ये बराबर हो, तो W बराबर हो जाएगा E के। अर्थात फैराडे नियतांक उस आवेश के बराबर होता है जिसे किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाए। फैराडे नियतांक, दोबारा सुने, फैराडे नियतांक उस आवेश के बराबर होता है, एक आवेशीय फैराडे नियतांक 96,500 कूलम के बराबर है। फैराडे नियतांक उस आवेश के बराबर होता है जिसे किसी वोल्टामीटर में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, ये फैराडे का सेकंड लॉ है। हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक को ज्ञात करना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को ज्ञात करना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को ज्ञात करना के इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना। हम जानते हैं 96,500 कूलम आवेश द्वारा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होती है ना, वो उसके तुल्यांक की भार के बराबर होती है। यानी 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर जितना भी वजन एकत्रित होगा वो तुल्यांक की भार के बराबर होगा, और तुल्यांक की भार होता है परमाणु भार बटे संयोजकता n, ये होता है तुल्यांक की भार। 96,500 कूलम द्वारा, इस आवेश द्वारा 96,500 कूलम आवेश द्वारा जितना पदार्थ एकत्रित होता है, निक्षेपित का मतलब एकत्रित होता है, वो तुल्यांक की भार होता है। तुल्यांक की भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता M/N। और हम इसलिए 1 कूलम की बात करें तो 1 कूलम आवेश द्वारा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा M/N गुणा में 96,500, इसे हम कह सकते हैं M/NF, क्योंकि ये 96,500 F के बराबर है, और ये बराबर होता है Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अर्थात Z बराबर होगा M/NF, बता दिया। E/F होता है Z, E/F। E क्या है? तुल्यांक की भार, और तुल्यांक की भार क्या होता है? परमाणु भार बटे संयुक्ता, तो M/NF। और हम जाते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है W बराबर ZQ, Z का मान आ गया M/NF और Q का गुणा, ये पदार्थ का द्रव्यमान निकल जाएगा इससे। सूत्र है पदार्थ का द्रव्यमान परमाणु भार गुणा आवेश बटे में संयोजकता गुणा में फैराडे नियतांक। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम पदार्थ की मात्रा निकाल सकते हैं। उसके बाद
गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डैनियल सेल भी कहते हैं। विद्युत अवनी सेल का जस्ट उल्टा है। विद्युत अवनी सेल तो क्या होते हैं? ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब ये भी पढ़ा था हमने। विद्युत अवनी सेल तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें विद्युत अवनी सेल कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल इसका उल्टा है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करें, उन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें, उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसी कार्य प्रणाली मैकेनिज्म पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल की। इसमें दो अर्ध सेल होते हैं। एक एनोडिक अर्ध सेल होता है, एनोडिक अर्ध सेल, एक होता है कैथोडिक अर्ध सेल। एनोडिक अर्ध सेल में जिंक की छड़ को, ये जिंक की रोड है, जिंक रोड, और ये जिंक सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में डुबाई गई है। ऐसे यहाँ कॉपर की रोड होती है, कैथोडिक अर्ध सेल, और ये कॉपर सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में डुबाई गई है। इन दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है एक तार के माध्यम से। और एक लवण सेतु होता है, यू आकार की एक उल्टी नली होती है जिसके मुंह पर प्लग लगा दिए जाते हैं रुई के, और इसमें केसीएल या KNO3 का सांद्र जलीय विलयन भर दिया जाता है, जलीय विलयन भर दिया जाता है। ये लवण सेतु होता है, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट, ये एनोडिक अर्ध सेल है, एनोडिक हाफ सेल, अर्ध सेल, और ये कैथोडिक अर्ध सेल है, कैथोडिक अर्ध सेल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ऑक्सीकरण होगा एनोड पर हमेशा, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को जो जिंक ने त्यागे हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कैथोड ग्रहण कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचेंगे, कॉपर यहाँ से इस विलयन से आकर यहाँ इनको ग्रहण करेगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उनको एनोड से कैथोड पर आएंगे, उनको ग्रहण करने के लिए कॉपर सॉल्यूशन से इस छड़ पर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका अपचयन हो जाएगा कॉपर धातु में। दोबारा सुने, ये लवण सेतु है, एक कांच की यू आकार की नली है, इसको उल्टा करके दोनों अर्ध सेलों में डुबो दिया गया है। इसके मुंह पर रुई के प्लग लग रहे हैं, इसमें KCl का या KNO3 का जलीय विलयन भरा हुआ है। ये दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है। क्या होता है स्टूडेंट, जब सेल कंप्लीट हो जाता है तो विद्युत धारा बहती है, एनोड से कैथोड की ओर तो इलेक्ट्रॉन बहते हैं और कैथोड से एनोड की ओर धारा बहती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की धारा और विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से जिंक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ही रहेंगे और जिंक जो है वो Zn+2 के रूप में नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन में, जिससे इस जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। सारे जिंक +2 आयन छड़ से इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन इसी छड़ पर रहेंगे। तो इस छड़ का वेट तो कम हो जाएगा क्योंकि सारे जिंक प्लस सॉल्यूशन में आ रहे हैं और सॉल्यूशन की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी।
जिससे इसका वेट कुछ समय के बाद कम हो जाएगा, वेट घट जाएगा जिंक छड़ का। और ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागे हैं वो इस तार के माध्यम से कैथोड पर आएंगे। और इस वाले सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, कॉपर +2 और सल्फेट -2, तो विलयन से कॉपर +2 आयन इन दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर की छड़ में कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे कॉपर जो है कॉपर के कण यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, जिससे इस छड़ का वेट तो बढ़ जाएगा। इस छड़ का वेट तो घटा था, लेकिन इस छड़ का वेट बढ़ जाएगा। इसका वेट बढ़ेगा क्योंकि कॉपर +2 आयन इस सॉल्यूशन से कॉपर की छड़ पर धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन ले लेके इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका वेट बढ़ेगा। और सारे जिंक के परमाणु यहाँ आ रहे हैं नीचे Zn+2 के रूप में, तो इसका वेट घटेगा। लेकिन इसकी सांद्रता बढ़ रही है क्योंकि जिंक +2 नीचे आ रहे हैं, और इस वाले की सांद्रता घट रही है क्योंकि यहाँ Cu+2 आयन यहाँ से निकल के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका वेट छड़ का वेट घटेगा, इस छड़ का वेट बढ़ेगा। इसकी सांद्रता विलयन की सांद्रता बढ़ेगी और इस वाले विलयन की सांद्रता घटेगी। और कुछ समय के पश्चात एक अर्ध सेल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पर अपचयन। यहाँ के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन दूसरी छड़ पर, यहाँ अगर बल्ब होता तो वो बल्ब जलने लग जाता। अगर बल्ब होता तो बल्ब जलने लग जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से वो बल्ब लाइट देता, जल जाता। हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक ऊर्जा जो है, रसायनों की रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे सेल जो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ बल्ब जल जाएगा। तो ऐसे सेल विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था। अब यहाँ लवण सेतु का क्या कार्य है, इसका क्या वर्क है, क्यों लगाया है? ये दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाने का कार्य करता है और इन एनोड और कैथोड के बीच में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको परिवर्तित नहीं होने देता, उसे नियत बनाए रखता है। क्या होगा कि जैसे मान लो सारे जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएंगे, तो यहाँ धनायन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ये तंत्र, क्योंकि सारे जिंक +2 यहाँ आ गए। तो कुछ समय पश्चात ये जिंक +2 ही आयन क्या करने लग जाते हैं, यही त्यागे गए इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा से जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ धनायनों का आधिक्य हो गया। तो इसलिए यहाँ धनायन ज़्यादा है तो यहाँ पर ऋणायन प्रोवाइड करा देगा ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे। और यहाँ के सारे Cu+2 यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो इस विलयन में क्या आ गया, माइनस सल्फेट ऋणायन आ गया। तो इन ऋणायनों को क्या दे देगा, ये धनायन दे देगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर +2 यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो विलयन में क्या रह गया, सल्फेट रह गया, नेगेटिव रह गया, नेगेटिव ज़्यादा इकट्ठे हो गए यहाँ, क्योंकि सारे Cu+2 तो यहाँ इकट्ठे हो गए छड़ पर, तो यहाँ नेगेटिव ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो नेगेटिव को तो ये लवण सेतु क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, और पॉजिटिव को क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे। ठीक है, और दोनों अर्ध सेलों का विद्युत वाहक बल नियत बनाए रखता है और धारा हमेशा एनोड से विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड की ओर, और जो है धारा का प्रवाह हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसे हम विद्युत अवकरणीय सेल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इन दोनों अर्ध सेलों के बीच में जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो 1.1 होता है, 1.1 होता है विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है, 1.1 वोल्ट। इसे हम विद्युत अवकरणीय सेल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एनोडिक अर्ध सेल है और ये है कैथोडिक अर्ध सेल। इनको हमने वोल्ट मीटर से और यहाँ साल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, ये जिंक रोड है, जिंक सल्फेट का 1m सॉल्यूशन है। ये कॉपर की रोड है, कॉपर सल्फेट का 1m सॉल्यूशन है। ये साल्ट ब्रिज है, इसमें KCl या फिर KNO3 है, साल्ट ब्रिज। दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है। ये नहीं होता तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा।
यहाँ धनायन ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ ऋणायन ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, धारा का प्रवाह रुक जाएगा, वही धनायन दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो त्यागे थे उनको ही लेने लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर दोनों अर्ध सेलों के बीच में विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर नहीं होगा और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर नहीं होगा। ये तो है एनोड लेफ्ट में और ये है कैथोड। लेकिन अगर हम इसके बाहर एक ऐसा एक्सटर्नल विद्युत स्रोत लगा दें, एक विद्युत स्रोत लगा दें, एक्सटर्नल बाह्य विद्युत स्रोत जिसका मान, बाह्य विद्युत स्रोत एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दें जिसका मान 1.1 से कम हो, 1.1 वोल्ट से कम हो, तब तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे एनोड से कैथोड की ओर और कैथोड बहेंगे, धारा बहेगी कैथोड से एनोड की ओर। उस कंडीशन में जब एक्सटर्नल वोल्टेज का मान 1.1 से कम है तब तो ये गैल्वेनिक सेल के समान ही काम करेगा। गैल्वेनिक सेल यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होगा और धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक छड़ की ओर होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल वोल्टेज का मान, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है इसका मान 1.1 से ज्यादा हो जाए तो अब उल्टा हो जाएगा, धारा तो बहेगी एनोड से कैथोड की ओर, उल्टा हो जाएगा, धारा बहेगी, पहले इलेक्ट्रॉन बहते थे एनोड से कैथोड, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो बहेंगे कैथोड से एनोड, इलेक्ट्रॉन यूं बहेंगे, उल्टे बहेंगे और धारा बहेगी एनोड से कैथोड, धारा एनोड से कैथोड बहेगी और इलेक्ट्रॉन बहेंगे कैथोड से एनोड की ओर। यदि एक्सटर्नल वोल्टेज का मान आपने 1.1 से ज्यादा कर दिया, उस कंडीशन में गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल वोल्टेज का मान 1.1 से कम है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बहेंगे एनोड से कैथोड और धारा बहेगी कैथोड से एनोड की ओर। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज का मान 1.1 से कम है तो उस कंडीशन में गैल्वेनिक सेल के समान काम करेगा। और अगर 1.1 से ज्यादा है तो फिर ये विद्युत अपघटनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। कब? जब एक्सटर्नल वोल्टेज का मान 1.1 से ज्यादा होगा। जो बाह्य आरोपित किया गया है हमने विभव स्रोत, उसका मान 1.1 से ज्यादा है तो ये विद्युत अपघटनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है स्टूडेंट। और अगर 1.1 से कम है तो ये गैल्वेनिक सेल के समान व्यवहार करेगा, अर्थात एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन बहेंगे और कैथोड से एनोड धारा बहेगी। और 1.1 से ज़्यादा हो गया तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है गैल्वेनिक सेल का आरेखीय निरूपण। हम जानते कैसे, लेफ्ट में हमेशा एनोड को प्रदर्शित करते हैं और राइट में हमेशा कैथोड को प्रदर्शित करते हैं। एनोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु लिखी जाती है और उसके बाद धातु धनायन, क्योंकि हमेशा एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो धनायन में कन्वर्ट होगा। इनके बीच में खड़ी रेखा लिखी जाती है, आरेखीय निरूपण है। आरेख, गैल्वेनिक सेल का आरेख निरूपण। लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड और धातु धनायन और धातु धनायन के बीच में खड़ी रेखा ये प्रदर्शित करती है कि धातु की छड़ इसके विलयन में कांटेक्ट में, विलयन के टच में है। और एक समांतर, डबल समांतर रेखा ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। और एनोड कैथोड प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु धनायन और बाद में धातु। ये कैथोड नेगेटिव, एनोड यहाँ पर नेगेटिव है और कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है। पहले यहाँ पर धातु धनायन है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर उसका अपचयन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो ये कैथोड को हमेशा राइट में लिखा जाता है, एनोड को हमेशा लेफ्ट में। और ये जो 2 खड़ी रेखाएं हैं ये लवण सेतु को व्यक्त करती हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से शो करते हैं।
धातु धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो +2 में कन्वर्ट होगा, लवण सेतु, और ये इसके द्वारा त्यागेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसे ले लेंगे और उसका अपचयन हो जाएगा, यानी पूर्ण सेल अभिक्रिया। पहले जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर ने इनको क्या किया, ग्रहण किया, कॉपर में कन्वर्ट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया से पहले जो है उनको पहले लेफ्ट में लिखो, जिंक प्लस में Cu+2, और अभिक्रिया की जो राइट में है उनको राइट में लिखो, जिंक +2 प्लस में कॉपर। जिंक और कॉपर +2 लेफ्ट में है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn+2 इसको ले रहा है, Cu+2 इसको ले रहा है Cu में, तो जो अभिक्रिया से राइट लेफ्ट में उनको लेफ्ट में लिखो, जो तीर के निशान के बाद में उनको राइट में लिखो। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स को पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में डालो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।